बहुत सारे ऐसे छात्र जो गांव से निकल कर आए, हिंदी मीडियम से पढ़कर आए, उन्हें एनसीईआरटी पढ़ने नहीं आता है, तो डिक्शनरी पलट कर उससे मीनिंग वो ढूंढते हैं, फिर एनसीईआरटी पढ़ते, तब भी नहीं समझ में आता है। हिंदी मीडियम का एनसीईआरटी सामने रखते, एक एक लाइन उससे अनुवाद करके पढ़ते हैं, तब एनसीईआरटी पढ़ना शुरू करते हैं। ऐसे छात्रों का जब सिलेक्शन होता है और वो किसी स्टेट का टॉपर बनता है, ऐसा छात्र जब दिल्ली एम्स में पहुंचता है, मौलाना आज़ाद में पहुंचता है, जिसकी संख्या बहुत बड़ी है, सैकड़ों छात्र ऐसे हैं, और यही हमारा पहचान है, यही हमारी उपलब्धि है और यही हमारा इमोशन है। जी नमस्कार, मैं हूं सुनील सिंह और आप देख रहे हैं आजाद सिपाही। गोल इंस्टीट्यूट जो छात्रों को मेडिकल के सुनहरे भविष्य का सपना साकार करती है, ये इंस्टीट्यूट अपना 25 साल पूरे कर चुके हैं और इसे पूरे बिहार, झारखंड और उड़ीसा जैसे राज्यों में सेलिब्रेट कर रही है। इस वक्त हमारे गोल इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर विपिन कुमार सिंह जी हैं। हम खुद इनसे जानेंगे कि गोल एक ब्रांड के रूप में स्थापित हुआ। सर, ये कॉन्सेप्ट किस तरह से आपका दिमाग में आया कि बिहार, झारखंड जैसे राज्यों में गोल इंस्टीट्यूट की स्थापना की जाए? ये वक्त कुछ 97 का था, 1997 का था। उस समय गोल की शुरुआत बिहार के एक छोटे से जगह महेंद्रू, आपने सुना होगा, जहाँ पे यूनिवर्सिटी है और बहुत सारे कॉलेजेस वगैरह वहाँ पे हैं, 8x8 के कमरे से शुरू किया गया था। तब गोल प्रैक्टिस सेंटर नाम था इसका। गोल प्रैक्टिस सेंटर का जो हिंदी अनुवाद है वो लक्ष्याभ्यास केंद्र होता है, ऐसा केंद्र जहां आपके लक्ष्य के लिए अभ्यास कराया जाए, और यह सटीक नाम था, हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम से। यहीं से शुरू हुआ था गोल, और ये शुरुआत के पीछे एक इमोशन था, और इमोशन उन बच्चों को देख कर आया जो सुदूर गांव से निकल कर आए शहर में पहली बार। आने के बाद उन्हें रहने का, खाने की व्यवस्था या फिर उनको स्टेबल होने की जो व्यवस्था होनी चाहिए वो अनुरूप नहीं मिला, परेशानियां उनकी हुई, और कई साल तक वो मेहनत करते रहे मेडिकल या इंजीनियरिंग की तैयारी के लिए। 5 साल, 6 साल या 7 साल तक मैंने देखा है उन चीज़ों को। ये महसूस किया कि आखिर इतना वक्त लगता क्यों है, मेहनती हैं, साधारण परिवार से हैं, परिवार अफोर्ड नहीं कर सकता, तो इतना वक्त लगता कैसे है और क्यों ये देते हैं। फिर मैंने गहराई से विचार किया कि जानकारी उनके पास है, लेकिन जो जानकारी एग्जामिनेशन हॉल में जाकर ट्रांसफ़र हो, उस 3 घंटे में एग्जामिनेशन का जो टाइम पीरियड होता है, उस पीरियड में पढ़ी हुई चीज़ें, जानकारी सही तरीके से डिलीवर हो जाए, इसकी प्रैक्टिस और इसका सिस्टम उनके पास नहीं था। तो सफलता के 2 आयाम होते हैं। पहला जो पार्ट होता है, पहलू, वो नॉलेज गेन करने का, और दूसरा पहलू है उस नॉलेज को उस 3 घंटे के लायक बनाने का, मतलब परसेंटेज में कन्वर्ट करने का। पहले पहलू तो बहुत लोगों के पास नॉलेज तो है, बट उस नॉलेज को 3 घंटे में डिलीवर नहीं कर रहे थे। इन कमियों को ध्यान में रखते हुए हमने गोल प्रैक्टिस सेंटर की शुरुआत की, जहाँ पे छात्रों को बुलाकर प्रैक्टिस कराया जाता था, और उनके सेल्फ स्टडी को प्रमोट करने का सबसे अच्छा जरिया, तरीका यही है। टेस्ट के माध्यम से वो करते रहे हैं, तब भी करते थे, आज भी करते हैं, और यही सबसे बड़ा कारण अच्छे रिजल्ट्स का भी होता है। तो इस टेस्ट की शुरुआत हुई थी 97 में। वो उस समय की जो व्यवस्था थी और उस समय का जो प्रॉब्लम था छात्रों के साथ, उसे ध्यान में रखकर, और उसके बाद हमने देखा कि उसके बाद रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे आने लगे। ऑल इंडिया एंट्रेंस एग्जामिनेशन में एनसीईआरटी इंसर्ट किया था 93 में, और बीच में बहुत साल ऐसा रहा, 4 साल की, बिहार झारखंड से छात्रों की संख्या ऑल इंडिया में बहुत कम रही सिलेक्शन का। बाद में जब ये संस्थान आई और एनसीईआरटी बेस्ड छात्रों को पढ़ाई देने लगा, टेक्निकल पढ़ाई देने लगा, और जो उस समय के क्वेश्चन पूछने के पैटर्न थे उस लेवल पे उनको ट्रेंड करने लगे हम, तो फिर रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे आए। इससे हम लोग प्रोत्साहित हुए। उस प्रोत्साहन के साथ धीरे धीरे हमने अपने कदम बढ़ाए। बिहार से तो शुरू हुआ था मेरा जर्नी, नेक्स्ट ईयर ही हम बनारस पहुँच गए। बनारस के बाद बोकारो, और होते हुए फिर दिल्ली, लखनऊ, इलाहाबाद, और फिर छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, ऐसे 18 ब्रांच के साथ छात्रों को हम लोगों ने सर्विसेज प्रोवाइड किया, और काफ़ी उत्साहवर्धक था, काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स भी हुए। लेकिन समय के साथ बदलाव भी आना था। 2003 में कुछ घटनाएं ऐसी हुई, बदलाव आया, सब्जेक्टिव बन गए सारे एग्जामिनेशन जो ऑब्जेक्टिव के थे। इसके बाद बिहार जैसे और झारखंड के जो छात्र होते हैं, जिनका हिंदी मीडियम में पढ़ाई रही थी उस वक्त, तो ये सब्जेक्टिव एग्जामिनेशन के लिए कंफर्टेबल नहीं थे। तब हम लोगों ने फिर से इस पूरे सिस्टम को चेंज किया, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव का सिस्टम हमने लाया। उस समय क्लासरूम में 2004 में हम लोग मर्ज किए। धीरे धीरे गोल प्रैक्टिस सेंटर गोल एजुकेशनल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड में बदलाव हुआ, और इस तरीके से हमारी जर्नी की शुरुआत हुई। ये गोल इंस्टीट्यूट आज
ग्रेड में एक ब्रांड है, लेकिन ये ब्रांड बनने के पीछे आखिर और भी बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं बिहार झारखंड में, तो उनसे आप अलग कैसे करते हैं? क्या ये यूएसपी है? जी, एक्चुअली जो इम्पोर्टेंट पार्ट ये होता है कि जो भी काम आप करते हैं उसमें कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, ऑनेस्टी होनी चाहिए और आप रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर आप लेते हैं, जवाबदेही लेते हैं, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, आप छात्र हों, आप अभिभावक हों, आप एक शिक्षक हों या संचालक हो किसी भी संस्थान या देश का, जब आप जवाबदेही लेते हैं और वो जवाबदेही ईमानदारी से निभाने की कोशिश करते हैं तो आप खुद ब खुद एक बड़े आयाम तय कर लेते हैं, एक बड़ी ऊंचाई आप प्राप्त करते हैं। हमने 25 वर्ष में बिना डेविएट किए अपने को एकाग्रता के साथ काम किया है और उस काम का नतीजा ये है कि एक तो पिछले 25 वर्षों में 15,000 से ज़्यादा छात्र मेडिकल कॉलेज में गए, डॉक्टर बने, अपने देश में हैं, विदेशों में भी सेवा दे रहे हैं। बहुत सारे छात्र विदेश से ट्रेनिंग लेकर वापस हमारे अपने देश में आ रहे हैं, क्योंकि हम लोग मोटिवेट करते हैं कि हेल्थ प्रोफेशनल अभी हमारे देश को ज़रूरत है और बड़ी ज़रूरत है। तो जहाँ से आप पले बढ़े, आगे बढ़े, उस राज्य, उस राष्ट्र को आप सर्विस दें, तो वापस भी आ रहे हैं, बड़ी संख्या में आ रहे हैं। तो गोल संस्थान का एक जो खास इसके साथ जो एक व्यवस्था जुड़ी है कि ईमानदारी के साथ हम काम करते रहे, लगातार काम करते रहे, जवाबदेही लेते हुए काम करते रहे। और हमारा कोई कंपटीशन नहीं इसलिए है क्योंकि जो चीज़ें खड़ी की गई है, जैसे अगर मैं इसी कड़ी में बात करूँ तो एक गोल एजुकेशन विलेज हम लोगों ने डेवलप किया। गोल एजुकेशन विलेज एक ऐसी व्यवस्था है जहाँ पे छात्रों को रखकर वो सारी सुविधाएं उन्हें देना होता है जिससे वो कभी भी, एक तो अपने घर से बाहर रहना है तो घर की याद कम और पढ़ाई की याद ज़्यादा रहे। तो एक कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट डेवलप करना, छात्रों के साथ हर दिन की मेहनत, हर दिन का पढ़ाई के साथ डिस्कशन के साथ अपनी कमी को जानना और उसको सुधारने की कोशिश करना, इसके लिए पूरी व्यवस्था है। इस व्यवस्था में टीचर्स चाहिए, मैनेजमेंट चाहिए, केयर सिस्टम चाहिए, वो सारी व्यवस्था है। रहने की व्यवस्था से लेकर उन्हें वहाँ पढ़ाई करने की व्यवस्था में जितना कुछ हो सकता है जो मॉडर्न गुरुकुल में हम दे सकते हैं। एक गुरुकुल की जो परंपरा हमारी भारतीय संस्कृति में रही है वो सदियों से चलता आया। हाँ, पिछले 200-250 वर्षों में किसी बड़े कॉन्स्पिरेसी का शिकार जरूर हुआ हमारी शिक्षा व्यवस्था, लेकिन भारतीय संस्कृति और शिक्षा की बात करें तो इतने समृद्ध रहे हम लोग कि आज से 2000 वर्ष पहले भी अगर बात करें तो एक डेवलप्ड कंट्री आज का है अमेरिका, वो जब जंगल का जिंदगी जी रहा था तब हम अपने नालंदा विश्वविद्यालय से पूरे विश्व को मार्गदर्शित कर रहे थे, उसको शिक्षा का अलग जला रहे थे। ये हमारी समृद्धि रही है, कहीं ना कहीं से ये खोया है। ये गुरुकुल की परंपरा कहीं से टूटी है और उसकी विकृत स्थितियां आज हम लोगों ने महसूस किया है। हमारी एक छोटी कोशिश है कि उस स्थिति को उस रूप में नहीं, उससे थोड़ा मॉडिफाई कर आज के परिप्रेक्ष्य में जो चीज़ें हो सकती है वो बदल कर हम छात्रों के पास लाएं। लेकिन इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि किसी भी सफलता के लिए, किसी क्षेत्र में सफलता के लिए एकाग्र होना बहुत ज़रूरी है। आज जो सोशल मीडिया का समय है जिसमें छात्र को इसकी बहुत ज़रूरत भी है, लेकिन जिस उम्र के छात्रों को हम गाइड करते हैं, मार्गदर्शित करते हैं या फिर उनके लक्ष्य तक पहुंचाने का जिम्मेवारी हमने लिया है, ऐसे छात्रों के पास एनर्जी बहुत ज़्यादा है। और ये 13 साल 14 साल के बाद ही बच्चे हमारे पास आते हैं। 20 वर्ष तक बात करें, ये टीनेजर्स हैं, इनके पास एनर्जी बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसे संचालित करने के लिए जो उनके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, मैच्योरिटी होना चाहिए, वो अनुभव और मैच्योरिटी उनके पास है नहीं। तो भटकाव की स्थिति है। वो सोशल मीडिया में जाते हैं पढ़ने के लिए, पढ़ते पढ़ते भटक जाते हैं। ये बड़ी स्वाभाविक चीज़ें हैं और हर किसी को भटकाता है। तो ऐसे छात्रों को एकाग्र करने की क्या व्यवस्था आपके पास हो सकती है? जहाँ भी डेविएशन होगा, पढ़ाई में डेविएशन होगा तो उनका लक्ष्य उनसे दूर होता चला जाएगा। अगर लक्ष्य के लिए वो जवाबदेह नहीं होते हैं तो फिर वैसे कंडीशन में और दूर होता चला जाएगा। एक मेधावी छात्र जो बहुत अच्छा कर सकता है, एक ऐसा छात्र जिसे अच्छा करने की संभावनाएं दिखती है, उसे अच्छा करना चाहिए, ऐसे उनके परिवार, उनके घर वाले, उनके अभिभावकों ने सपना देखा और उस छात्र को बड़ी जवाबदेही के साथ हमारे पास सौंपा जाता है, ये किसी संस्थान संचालकों के पास दिया जाता है। यहाँ आकर बच्चे अगर सोशल मीडिया में ट्रैप हो गए, बाहर घूमने लगे, डिस्ट्रैक्शन हुआ, तो ऐसी विकट परिस्थिति में अच्छे स्टूडेंट्स भी खराब होते हैं।
इससे बचाने की एक छोटी कोशिश हुई है गोल एजुकेशन विलेज से, जहाँ पे छात्रों को रखा जाता है, वो पढ़ाई की व्यवस्था और सारी चीज़ें। इवन आप ऐसे समझे कि जैसे एक लाइब्रेरी का कॉन्सेप्ट है, तो लाइब्रेरी भी क्यूबिकल्स दिए हुए हैं सब लोगों को अलग अलग, कि डिस्ट्रक्शन नहीं हो। तो पूरा फोकस इस पॉइंट पे है कि छात्रों का डिस्ट्रक्शन हम रोकें। मोबाइल तो छात्र के पास होता है, लेकिन जितने देर ऑनलाइन क्लासेस की ज़रूरत जहाँ पे है उतने ही देर के लिए दिया जाता है। 1 घंटे ऑनलाइन क्लास अगर उन्हें देना है तो 1 घंटे के लिए मोबाइल दिया जाएगा, आधे घंटे अपने पेरेंट्स से बात करना है तो आधे घंटे के लिए मोबाइल दिया जाएगा। तो इस तरीके से उन्हें अगर व्यवस्था दी जाए तो इस पर परिणाम ये आया कि लगभग 300 से ज़्यादा छात्र, जिसे हम विलेज कह रहे हैं, जिसे हम गाँव कह रहे हैं, ऐसे गाँव से 300 से ज़्यादा छात्र एक कैंपस से निकलकर मेडिकल कॉलेज में जा रहे हैं, वो भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में, जिन्होंने 600 से ज़्यादा स्कोर किया है। आउट ऑफ 720 मार्क्स 600 से ज़्यादा स्कोर करने वाले 300 से ज़्यादा छात्र हैं। तो एक सुखद अनुभव है, प्रोत्साहित करता है, अपने जवाबदेही के लिए हमें और जागरूक करता है, अच्छे काम करने के लिए प्रेरणा मिलता है। इसी काम को हम लोगों ने शुरुआत किया और यही हमारा यूएसपी दूसरे से अलग करता है। सर, इसी में एक सवाल आता है कि आखिर जो यहाँ के छात्र हैं, अमूमन ये पिछड़े राज्य है बिहार झारखंड, यहाँ के छात्र ज़्यादातर पलायन कर जाते हैं, मतलब शिक्षक भी पलायन कर जाते हैं जो एजुकेटेड हो जाते हैं, और यहाँ के स्टूडेंट भी, छात्र भी यहाँ से पलायन करते हैं। बहुत अमूमन बहुत हद तक आपके इंस्टीट्यूट के द्वारा इसे रोकने का प्रयास किया गया, और क्या मानते हैं कि इसमें और क्या कुछ ऐसा होना चाहिए ताकि यहाँ यहीं पर छात्र को जो है एक बेहतर और शिक्षा मिल सके? जी, जब शिकोड़ होते हैं, जब उन्हें लगता है कि असंभावनाएं हमारे सामने बहुत ज़्यादा है, हमारी पढ़ाई अच्छी नहीं हो पाएगी, हमें बहुत अच्छा हमारा करियर नहीं सेफ हो सकता है, शिक्षकों को भी अगर ऐसा लगे, छात्र को ऐसा लगे, अभिभावक को ऐसा लगे, तो कहीं ना कहीं जवाबदेही तो हम लोगों पे ही आती है कि हम एक अपने स्वार्थ के दहलीज से ऊपर उठकर उनके बारे में और उनकी परेशानियों के बारे में सोचें। अगर हम नहीं सोचेंगे तो पलायन की स्थिति को हम रोक नहीं सकते हैं। एक छोटा कोशिश किया हमने, बहुत छोटा प्रयास है हमारा गोल एजुकेशन विलेज का, और मैं बताऊं कि उसमें बच्चे रुकते हैं और अच्छे रैंकर्स बनते हैं, और एक बड़ी संख्या में छात्र रुक रहे हैं। आज हमने कोशिश किया है और लगभग 12,000 छात्रों को हमने रोका है बिहार झारखंड में। एक छोटी शुरुआत है, हमारे पास प्रीमाइसेस की भी कमी है, गवर्नमेंट फंडिंग नहीं है, सपोर्ट नहीं है, 18% का जीएसटी का एक बहुत बड़ा बोझ है, ये सारी चीज़ें हैं साथ साथ, लेकिन फिर भी हमने रोकने की कोशिश किया। और अब जब रिजल्ट्स अच्छे आने लगे हैं, वैसे तो रिजल्ट तो 97 के बाद से ही अच्छे आ रहे थे, और 2000 में भी दिल्ली एम्स में जब 35 सीट हुआ करता था, उस समय भी गोल संस्थान से छात्र गए। इसी आपके झारखंड के हजारीबाग के रहने वाले छात्र आज यूएस में हैं, और भी बहुत सारे छात्र हैं जो इस क्षेत्र से निकलकर वहाँ तक गए हैं। तो ऐसे छात्रों का अब विश्वास जुड़ा है। पलायन की स्थिति तभी होती है जब लोगों के अंदर जो है ना एक डर होता है या असंभावनाएं दिखती हैं, तभी वो पलायन होता है। सुविधा उस लेवल पे मिलना चाहिए छात्रों को, और मुझे लगता है कि एक तो ये कारण है, और दूसरा कारण होता है एक दूसरे को फॉलो करते हैं लोग। जैसे अगर किसी बच्चे ने अपना दाखिला बिहार से झारखंड से बाहर लिया है, उनके पेरेंट्स के पास एक स्टेटस सिंबल हो जाता है कि हम अपने बच्चे को कहाँ पढ़ाते हैं, तो दिल्ली में पढ़ाते हैं, राजस्थान में पढ़ाते हैं, हैदराबाद में पढ़ाते हैं। ऐसा एक स्टेटस सिंबल हमारे, चूंकि पिछड़े राज्य, आपने कहा और सही बात है, हमारे यहाँ एक बड़ी जनसंख्या है जो उस लेवल पे कहीं ना कहीं से मोटिवेट हो जाती है कि हम चाहे तो कर्ज ले लें या किसी तरीके से पैसा बोरो करें, लेकिन अपने बच्चे को हम बाहर भेजें। तो बाहर भेजने का एक जो सोच है वो हमारे समाज में इस तरीके से डेवलप हुआ है। ठीक है, इसे अनफॉर्चुनेट भी कह सकते हैं या फिर फॉर्चुनेट भी कह सकते हैं, दोनों बातें हैं, लेकिन धारणा ये बनी है, इसे नकारा नहीं जा सकता है। इसे निश्चित रूप से एक बड़ा फाइट देने की आवश्यकता है, और तब हो सकता है जब हर एक व्यक्ति ईमानदारी से अपनी जवाबदेही निभाने लगे। अगर हम ईमानदार हैं, हमारे जैसे संस्थान संचालक ईमानदार हैं, अपने छात्रों के प्रति जवाबदेही लेते हुए वो उनको वो सारी चीज़ें प्रोवाइड करें जिसके लिए वो आपके पास आए हैं, जहाँ तक हो सकता है या आप दें, तो निश्चित रूप से पलायन कल भी रुक जाएगा। क्योंकि आप अगर इतिहास पलट कर देखें तो आज की बात नहीं है, बिहार झारखंड एक ही हुआ करता था 2000 से पहले। पूरे भारतवर्ष का पहला इतिहास शुरुआत अगर कोचिंग इंस्टीट्यूशन की बात करें तो बिहार से ही हुआ था। टीके घोष अकेडमी 72 में शुरू हुआ था, और हमने सिखाया है लोगों को कोचिंग का सिस्टम। हाँ, इसमें विकृतियाँ भी हैं। उस ज़माने में जो कॉलेज में टीचर पढ़ाते थे उनका इंटरेस्ट फिर पैसे की तरफ
झुकाव होता है, धीरे धीरे बदलाव होता है, व्यवसायीकरण हो जाता है, एक बहुत बड़ा अमाउंट लिए जा रहे हैं। आज हमारे द्वारा ही मजबूरी भी है, शिक्षक का पैसा, इंफ्रास्ट्रक्चर का पैसा, वो सब चीज़ एक आवश्यकता बन जाती है कहीं ना कहीं हम लोगों की लेने का। लेकिन साथ ही साथ एक बहुत बड़ा दबाव जीएसटी का होता है जो 18% है। हम गरीब राज्य हैं, इस राज्य में 18% जीएसटी का जो बोझ है और वो भी एजुकेशन में, ये प्रासंगिक नहीं है। सरकार से हमारी मांग हमेशा रही है, हमारी आवाज़ें अभी तक शायद वहाँ नहीं पहुँच पाई, लेकिन हम लोगों ने कोशिश किया है। कोचिंग का एक एसोसिएशन भी है, कैब का एक गठन भी हुआ है बिहार में। ऐसे कोचिंग संस्थान के द्वारा कुछ संगठन बने हैं कोविड के समय में, और ये सब मिलकर सबका प्रयास है कि हम लोग इस संस्थान को सरकार का एक इंटीग्रल सपोर्ट सिस्टम डेवलप कर दें। उनकी जो शिक्षा व्यवस्था है उसमें जहां उनकी क्वालिटी गिर रही है वहां पे हम उन्हें साथ दें, क्योंकि अल्टीमेटली विकास तो हमारे राज्य का ही होना है। झारखंड, बिहार, यूपी, किसी राज्य की बात करें, हमारे देश का ही विकास होना है। तो हम विकास में अपनी भागीदारी कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं? सरकार से हम अलग नहीं हैं। हाँ, कुछ ऐसी व्यवस्था और ऐसे लोग जरूर हुए हैं जो कोचिंग संचालकों की छवि एक दूसरे तरीके से प्रस्तुत किया है। हम कोचिंग संचालक का जैसे ही परिचय देते हैं तो उनके नज़र में एक इमेज बना है कि ये माफिया है। तो शिक्षा माफिया के रूप में जो अलंकार मिला हमें, जो लोगो लगे हैं, जो टैग लगा है, इस टैग से हटने में वक्त लगेगा, और वो तभी आप हटा पाएंगे जब ईमानदारी से अपनी जवाबदेही निभाएंगे, और वो दोनों काम करेंगे। साथ ही साथ पैसे का जहाँ तक सवाल है, आज अभिभावक कहीं से भी पैसा निकाल कर देते हैं, मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं, छोटे छोटे काम करते हैं। इस बार भी अगर हम अपने रिजल्ट के बारे में बताएं तो कई गरीब छात्र इस बार भी अच्छे रैंकर्स बने हैं। उसमें ऑटो संचालक के 2 बच्चे, एक तो 695 मार्क्स और दूसरे ने 650 अबाउट मार्क्स स्कोर किया है उनकी बेटी ने। पिछले बार भी एक बेटी डॉक्टर बनी है। तो उनके घर के 4 बच्चों में 3 बन चुके। अब इस ऑटो चलाने वाले व्यक्ति के पास जीएसटी का बोझ अगर हम दें तो कहाँ तक प्रासंगिक है? और ऐसे ऐसे छोटे छोटे ठेला चलाने वाले, बाल काटने वाले, सब्जी बेचने वाले, ऐसे बच्चे भी तो सपना अगर देखा है तो उसे सपोर्ट करना होता है। बिल्कुल सर, ऐसे बहुत सारा डिस्कशन होता है सर कि मतलब ये इस तरह से जो गरीब छात्र हैं वो पढ़ तो लेते हैं, उन लोगों को तो मिल जाता है मान लीजिए पैसा, लेकिन ये इंस्टीट्यूट वगैरह जो है वहाँ पे नहीं कर पाते हैं। इसके लिए भी सरकार को ध्यान देना चाहिए कि कुछ जो गरीब छात्रों को मेधावी मिलना चाहिए छात्रवृत्ति। इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी संस्थान ने लिया है पहले के दिनों में। मुझे जहाँ तक ज्ञान और ज्ञात है कि बहुत सारे संस्थान ऐसे हैं जो मेधावी छात्रों के लिए स्कॉलरशिप का व्यवस्था वो उनके द्वारा होता है। जैसे मैंने पिछले 11 साल से बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल 5 राज्यों में हम लोग गोल्ड टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन कराते हैं, जिसमें 6, 7, 8, 9, 10 के छात्र आते हैं और अपने मेधा का परिचय देते हैं। 2 टेस्ट के माध्यम से टेस्ट लिया जाता है। उस टेस्ट में सिलेक्टेड छात्रों को प्राइजेस देकर उसको मोटिवेट किया जाता है। और ऐसे छात्र यदि हमारे संस्थान को चयन करते हैं पढ़ाई करने के लिए, तो ऐसे संस्थान में उन बच्चों को बहुत सारी सुविधाएं और फी में स्कॉलरशिप देने का प्रावधान हम लोगों ने रखा है। और एक बात और मैं बता दूं साथ साथ कि 11 साल पहले जिन बच्चों को हम लोगों ने प्राइज़ के रूप में लैपटॉप दिया या फिर बड़े प्राइजेस दिए या फिर उन लोगों को मेडल सर्टिफिकेट दिया, उनका मोटिवेशन आज उन्हें डॉक्टर बनाया, इंजीनियर बनाया, IAS बनाया और अच्छे अच्छे प्रोफेशनल बने हैं। तो हमारी कोशिश रही है और बहुत सारे संस्थान की भी कोशिश रहती है, तो वो तलाशना होता है। एक अच्छे संस्थान का चयन छात्र को करना होता है, अभिभावक को करना होता है। सिर्फ पेपर का इश्तेहार या मीडिया में अपनी बातों को हम रख लेने से छात्र को इकट्ठा नहीं कर सकते, हमें काम करना होगा। और अगर हम काम करते हैं तो काम का परिचय कहाँ से मिलेगा? तो अगर मेरे पास एडमिशन लेने छात्र आते हों तो सबसे पहले उन्हें मेडिकल कॉलेज में जाकर पता लगाना चाहिए कि हमारी क्या एग्जिस्टेंस है, वहाँ पे हमारे कितने छात्र पहुँचे हुए हैं। तो निश्चित रूप से किसी मेडिकल कॉलेज में छात्र जाते हैं तो एक बड़ी संख्या है जहाँ से बोल के छात्र सफल होकर आज डॉक्टर बन रहे हैं। तो एक तो ये भी है तलाशने का, बहुत अलग अलग तरीका है तलाशने का, तरीका ये भी है। और तलाश कर ही अच्छे संस्थान में चयन करना है, क्योंकि 2 वर्ष या 1 वर्ष का जो समय होता है किसी ऐसे छात्र का जो 11th 12th में होते हैं, तो उनके जीवन का सबसे प्रीशियस टाइम होता है। ये टाइम ऐसे किसी को नहीं देना चाहिए, बहुत जवाबदेह व्यक्ति को देना चाहिए। एक्सपीरियंस जिसके पास हो बड़ा, जो अच्छा काम कर रहा हो, वो तलाश आपको करना होगा और उस संस्थान तक उनको जाने की कोशिश करनी है।
सर वे अभी चर्चा के दौरान कोरोना का जो आप बीच में चर्चा किए थे, तो सर एक सवाल जहन में उठ रहा है कि कोरोना काल में जो पढ़ाई और पढ़ाने का जो तौर तरीका में जो बदलाव आया इस महामारी के दौरान, ऑनलाइन क्लासेस का, ये कॉन्सेप्ट बिहार झारखंड जैसे राज्यों के लिए या कहे उड़ीसा के लिए भी एक अलग कॉन्सेप्ट था, मतलब इससे पहले परिचित नहीं थे, ये कोरोना काल में ही जाने। तो इसमें क्या कठिनाइयाँ आई और इसमें और क्या कुछ बेहतर किया जा सकता है? कोविड महामारी का जो अचानक सा जो आया हम लोगों के सामने चैलेंज, ये पूरा वैश्विक था, पूरे विश्व में इसका असर था। और सबसे ज़्यादा अगर प्रभावित हुआ है तो एजुकेशन इंडस्ट्री हुआ है, एंटरटेनमेंट भी हुआ, बट एजुकेशन इंडस्ट्री सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ, वो भी हुआ है। और छात्रों की पढ़ाई बिल्कुल अवरुद्ध हो गई। आप यदि सक्षम और सुविधा संपन्न व्यक्ति जो थे, उनके बच्चे तो ऑनलाइन के माध्यम से क्लास कुछ न कुछ कर रहे थे, उनका दिनचर्या में पढ़ाई 2 घंटे के लिए ही सही लेकिन था। लेकिन जो गरीब प्रदेश है, जिसके गरीब बच्चे हैं, जहाँ गांव में है, ना तो इंटरनेट है, ना उनके पास एंड्रॉयड मोबाइल नहीं है, कंप्यूटर लैपटॉप नहीं है, ऐसे बच्चे 18 महीने पढ़ाई से दूर रहे। ये बहुत बड़ा डिजास्टर आने वाले समय में होने वाला है। हम जैसे संस्थान संचालकों के पास, शिक्षक के पास जो बच्चे आ रहे हैं, उनके पास पिछले 18 महीने में पढ़ाई नहीं होने की वजह से वो सब कुछ भूल चुके हैं। अब उसे इंस्टॉल करना उन शिक्षकों के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। इस मानविकता को भी समझना होगा। लेकिन कभी कभी ये चैलेंज बड़ा हो जाता है, शिक्षक की वो चीज़ें नहीं समझी जा रही है, वो इमोशन नहीं शेयर कर पा रहे हैं, व्यवस्था में कहीं ना कहीं कमी रह गई, या फिर हमारे छात्रों की तरफ से या संस्थानों की तरफ से। लेकिन एक बात तो जो है बहुत स्पष्ट है कि जो सुविधा संपन्न छात्र या अभिभावक नहीं थे, उनके बच्चे बहुत सफ़र किए हैं। हमें अचानक जब हमारे सामने रिस्पॉन्सिबिलिटी आया कि कोचिंग संस्थान को बंद कर दिया गया, ये कुछ तारीख था मार्च 2020 का, और हम लोग के पास नोटिस आया संस्थान को बंद करने का। और बिना समय गवाए हुए हम लोगों ने ऑफलाइन के क्लासेस को ऑनलाइन में कन्वर्ट किया। ये बहुत चैलेंजिंग था हमारे पास। हाँ, ये अलग बात थी कि पिछले 2 साल से इसके लिए हम लोग प्रयासरत थे। हमारा एक स्टूडियो बना हुआ था, ऑनलाइन की व्यवस्थाओं के लिए हम थोड़े मेंटली तैयार थे। बहुत सारे संस्थान तो इसके लिए तैयार भी नहीं थे। तो जो संस्थान तैयार नहीं थे या जिन्होंने अपने आप को बदला नहीं, वो उनकी स्थिति और भी दयनीय है। तो 12-13 हज़ार से ज़्यादा छात्रों को पिछले पैंडेमिक में भी हम लोगों ने, मतलब लास्ट लॉकडाउन जो 2020 का था, उसमें भी हम लोगों ने सर्विसेज दिया, इस बार भी सर्विसेज दिया। और सबसे अच्छी बात यह है कि उसी सर्विसेज का असर है, उसी सेवा और छात्रों के साथ जुड़े रहने का असर है। वो क्लासेस का, टीचर का रात दिन मेहनत का, रात में 2 बजे 3 बजे रात तक एक एक इंडिविजुअल बच्चों का डाउट सॉल्व होता रहा। हमने कोशिश किया, सारे बच्चे को एक साथ हम नहीं कर सकते, लेकिन हमने कोशिश किया। बहुत बड़ी संख्या थी जिसका डाउट क्लियर होता रहा। शायद यही सब वजह रहा होगा जिसमें लास्ट ईयर भी 400 से ज़्यादा छात्र मेडिकल कॉलेज में गए, इस बार भी 500 से ज़्यादा छात्र मेडिकल कॉलेज में जा रहे हैं। तो ये उपलब्धि तभी हुआ जब आपदा में अवसर हमने तलाशा। आपदा था सबके लिए, लेकिन उससे अवसर तलाशना होता है, ये अपॉर्चुनिटी है। और जब भी ऐसी परिस्थितियां आती हैं तो आपको या तो डिस्ट्रॉय करेगा या आपको बहुत ऊंचाई तक ले जाएगा। और जिस प्रकार रिजल्टेंट्स आए हैं, जिस प्रकार हम लोगों ने काम किया है ऑनलाइन और ऑफलाइन, इस दोनों सुविधा के द्वारा हम जो छात्रों तक पहुंचे हैं, तो छात्रों की इतनी बड़ी संख्या आज उत्साहित कर रहा है उन छात्रों को भी जो उन्हें देखकर मोटिवेट हो रहे हैं, और उन्हें भी डॉक्टर इंजीनियर बनना है, उन्हें भी अपने सपने को साकार करना है। तो ये एक अच्छी उपलब्धि हम मानते हैं। लेकिन ये उपलब्धि सिर्फ हमें प्रोत्साहित करने के लिए है, यहाँ से रुकने के लिए नहीं है, या शांत बैठ जाने के लिए, या ओवर कॉन्फिडेंस में आकर सीडो सेटिस्फैक्शन लेकर बैठने का नहीं है। बल्कि समाज ने मुझे जो दायित्व दिया है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी हमने लिया है, इसे और बेहतर करने की कोशिश करेंगे। इसी कोशिश में आज भी हमने मीटिंग में बताया है कि गोल विलेज न सिर्फ बिहार की बात करें, हम झारखंड में भी इसकी शुरुआत जल्द करने वाले हैं, और भी राज्यों तक हम इसे जाएंगे। क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट है, छात्रों को मॉडर्न गुरुकुल के रूप में ये विलेज को हम लोगों ने डेवलप किया है। एक दूसरे छात्रों के साथ उसको कनेक्ट कर, जो गांव की जो परंपरा रही है, उसका जो एसेंस है, उसका जो अपना भाव है, इमोशंस हैं, वो छात्रों के बीच एक दूसरे के साथ बटे, डिस्कशन में भाग लें, एक दूसरे से आगे बढ़ने की प्रतिस्पर्धा है, उसमें वो उस तरीके से मेहनत करते रहें। और यही एक दूसरे से आगे बढ़ने का जो लगातार ईमानदार कोशिश होता है, वो उन्हें रिजल्ट तक पहुंचाता है। तो ये काम हम लोग का वस्तु जारी रहेगा, आगे भी जारी रहेगा, और अच्छी कोशिश कर रहे हैं, आगे भी। जी सर, बिल्कुल। ये आपको भी शुभकामनाएं हैं कि मतलब आपकी ये कोशिश कामयाब हो। सर, इसी में एक सवाल ये है कि गोल इंस्टीट्यूट लगातार जब से इसकी स्थापना हुई है तब से लगातार एक से एक मतलब
स्टेप सीढ़ी बाय सीढ़ी बढ़ते जा रही है और नए प्रतिमान जो है कि कायम करते रह रही है। अगर आपसे कहा जाए कि अब तक की मतलब गोल इंस्टीट्यूट की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या मानते हैं और भविष्य में एक ऐसा लक्ष्य जिसे आप पूरा करना चाहते हैं? जी, ये बड़ा मेरे दिल के करीब क्वेश्चन है कि हमारी क्या उपलब्धि है। तो मुझे लगता है कि सक्षम लोगों को ऊंचाई तक पहुंचाने में हमारी बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन नहीं रहती है, लेकिन बहुत सारे ऐसे छात्र जो गांव से निकल कर आए, हिंदी मीडियम से पढ़कर आए, उन्हें एनसीईआरटी पढ़ने नहीं आता है, तो डिक्शनरी पलट कर उससे मीनिंग वो ढूंढते हैं, फिर एनसीईआरटी पढ़ते, तब भी नहीं समझ में आता है। हिंदी मीडियम का एनसीईआरटी सामने रखते, एक एक लाइन उससे अनुवाद करके पढ़ते हैं, तब एनसीईआरटी पढ़ना शुरू करते हैं। ऐसे छात्रों का जब सिलेक्शन होता है और वो किसी स्टेट का टॉपर बनता है, ऐसा छात्र जब दिल्ली एम्स में पहुंचता है, मौलाना आज़ाद में पहुंचता है, जिसकी संख्या बहुत बड़ी है, सैकड़ों छात्र ऐसे हैं, और यही हमारा पहचान है, यही हमारी उपलब्धि है और यही हमारा इमोशन है। मेरा मानना है सुविधा संपन्न लोग अगर आएँ तो ये मेरा सौभाग्य है कि वो हमारे पास आते हैं, क्योंकि उन्हें बहुत ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं होती, उन्हें सिर्फ तराशना होता है, एक अच्छी क्वालिटी उनके पास ऑलरेडी होता है। हम लोग एक जौहरी के रूप में हीरे को तराशने का काम करते हैं, मेहनत उनका होता है और त्याग भी उनका होता है, बहुत सारी चीज़ें उनकी होती है जो 90% कंट्रीब्यूशन रिजल्ट तक पहुंचाने में उनकी होती है, 10% में हम लोगों का होता है। लेकिन जो साधारण परिवार के बच्चे आते हैं उनमें हम लोगों की मेहनत ज़्यादा होती है। और जब ऐसे साधारण छात्र जब मेडिकल कॉलेज में पहुंचते हैं, जब उनके परिवार में कोई डॉक्टर बनने की बात दूर दूर तक नहीं सोच रहा होता है, और वैसे में वो डॉक्टर बनकर स्थापित हो जाते हैं, और वो कई ऐसे लोगों के लिए, छात्रों के लिए जब उदाहरण बन जाते हैं, तो मुझे लगता है कि ये सबसे बड़ी उपलब्धि होती है। गोल इंस्टीट्यूट आज ऐसे हजारों नहीं, सैकड़ों नहीं, हजारों छात्रों को मेडिकल कॉलेज तक पहुंचाने में अपनी भागीदारी जो सुनिश्चित किया है, हमारा छोटा ही कंट्रीब्यूशन है, लेकिन बहुत ईमानदार कंट्रीब्यूशन है। और ऐसे बच्चे जब सफल होते हैं, उनके अभिभावक आते हैं और खुशी की जो आंसू आती उनकी, उन दोनों की, वो आंसू का जो प्रसाद है ना, वो ईश्वर के प्रसाद से भी बड़ा हो जाता है। तो ये इमोशन है, यही उपलब्धि है। गोल की सबसे बड़ी उपलब्धि यही है कि हजारों हजार छात्र वैसे बैकग्राउंड से आ रहे हैं और वो अपना सपना साकार कर रहे हैं, और वो हजारों छात्रों के रोल मॉडल बन जा रहे हैं। वो दूसरे लोगों के अंदर एक विश्वास जगा रहे हैं कि हमारे जैसे परिवार के छात्र भी डॉक्टर बन सकते हैं, इंजीनियर बन सकते हैं, आईएएस बन सकते हैं, कुछ भी बन सकते हैं। तो आप यदि अपने समाज में कोई रोल मॉडल खड़ा करते हैं और उसे उस जगह पे प्रस्तुत करते हैं, जिससे देखकर हजारों हजार छात्र प्रभावित होते हैं और वो भी अपने सपने साकार करते हैं, इसी को विकास कहते हैं। यही हमारे राष्ट्र को, हमारे राज्य और समाज को मजबूती देगी, और इसी मजबूती के साथ हम विकसित बनेंगे और फिर से हमारा इंडिया डेवलप करेगा। तो डेवलप तो हो रहा है अलग अलग एंगल से। हमारी एक प्रयास बहुत छोटी सी है, लेकिन ईमानदार प्रयास है। ऐसे बहुत सारे लोग इस राष्ट्र में काम कर रहे हैं जो शायद पहचान नहीं बन पाई उनकी, कारण कुछ भी हो सकता है, बट कोशिशें उनकी भी है। तो हर व्यक्ति का जब प्रयास होगा, तब समाज, तब राज्य और राष्ट्र मजबूत होगा। उसमें हम अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर रहे हैं, यही हमारी उपलब्धि है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे गोल इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर विपिन कुमार सिंह, जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि जो उपलब्धि बिहार, झारखंड जैसे राज्यों की पहले थी इतिहास में, वो उपलब्धि फिर से कायम करना इनका लक्ष्य है, ताकि राष्ट्र, देश और राज्य को विकास की मुख्य धारा में ले जाने के लिए इनकी कोचिंग संस्थान की भी सहभागिता हो। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज़ाद सिपाही। बहुत बहुत धन्यवाद।